हे विद्यार्थियों, वैदिक न्यूमरोलॉजी की इस 5वीं कक्षा में मैं आपको आज अष्टमंगला अंक का भविष्य कथन में कैसे प्रयोग किया जाए यह बतलाने जा रहा हूं। अतएव बड़े ध्यान से इस लेक्चर का श्रवण करें, ध्यान से, बहुत ध्यान से। अब मैं आपको अष्टमंगला प्रश्न पे लिए चलता हूं, पर उससे पूर्व आपको कुछ बताने जा रहा हूं। जरा ध्यान से सुनिए। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मैं अष्टमंगलांक जिसकी चर्चा करने जा रहा हूं वो किसी व्यक्ति ने अपनी एक महिला रिश्तेदार के संदर्भ में उसके बारे में जानने के लिए मुझसे पूछा था, एवं उसके अनुसार उसकी वह महिला और रिश्तेदार जिस कंपनी में कार्यरत थी उस कंपनी के पास काफी समय से कोई प्रोजेक्ट नहीं था। तो मुख्यतः जो प्रश्न था वो उस व्यक्ति के, उस महिला रिश्तेदार के व्यवसाय संबंधित ही था। अब समस्या ये थी कि उस व्यक्ति को मैं शक्ल से नहीं जानता था। उसने पहले भी मुझसे बहुत सारे जन्म पत्रिका का विवेचन करवाए थे अलग अलग लोगों के। मैं उसे टेलीफोन के माध्यम से जानता था और उसकी उस महिला रिश्तेदार को तो मैं बिल्कुल भी नहीं जानता था। हाँ, एक बार उसका मेरे पास, उसकी उस महिला रिश्तेदार का मेरे पास ईमेल आया था। तो अष्टमंगला अंक मैंने उस व्यक्ति की, उस महिला रिश्तेदार के संदर्भ में भविष्य के लिए अष्टमंगला अंक मैंने निकाला। अब मैं आगे उसका आपको विवरण देने जा रहा हूं। चलिए अष्टमंगला अंक की ओर चलते हैं। देखिए यहां मैंने जो लिखा है आपकी जानकारी के लिए, क्योंकि जो हिंदी नहीं जानते हैं वो, या कम जानते हैं, वो इन अंग्रेजी में लिखी हुई चीजों से अंदाजा लगा सकते हैं। ये रहेंगी, आप पढ़ सकते हैं। तो क्यूरी था, वो एक व्यवसाय के संबंध था। जो क्यूरिस्ट, जो मतलब जो प्रश्न करता है, वो फीमेल है जिसका रेवती नक्षत्र और मीन राशि थी। और मैं ये बता दूं, मैंने लिखा नहीं है, उसकी लग्न में मीन थी। क्या है कि एक जो पहले भारत में जो ज्योतिष है वो बहुत ही उन्नत था। तो उस समय जब कोई तक ज्योतिषी के पास जाता था तो वो अपने नाम के साथ नक्षत्र और राशि और लग्न ये सब वो उच्चारण करता था। ये एक प्रथा थी, लेकिन अब नहीं है ये। अब तो जो है आपको व्हाट्सएप पे, इनमें मीडिया साइट पे डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दे देगा, प्लेस ऑफ बर्थ दे देगा।
तो खैर अस्तु। अष्टमंगलांक यदि आप देख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि क्यूरिस्ट यानी जो प्रश्नकर्ता यानी जिसके संदर्भ में प्रश्न लगाया वो एक फीमेल है, स्त्री है और उसका रेवती नक्षत्र मीन राशि है। मैंने हमें लिखा नहीं है, मीन ही लगना है उसकी। अच्छा, अष्टमंगलांक जो हमने निकाला वो गुरुवार था उस दिन और दिसंबर 10, 2015 इस दिन निकाला गया था। और अष्टमंगलांक 183 183, ये आप देख रहे हैं अष्टमंगलांक जो आया 183 ये आया था उस समय। तो अब जो मैंने अष्टमंगलांक के कुछ महत्वपूर्ण फंक्शंस आपको बताए थे वो मैं एक बार फिर समझ, इस पहले पिछली कक्षा में तो मैंने 111 के माध्यम से समझाया था, मैं 183 के माध्यम से समझा रहा हूं। अब मैं अगले पृष्ठ की ओर चलता हूं। अब देखिए अष्टमंगलांक 183, अब हम अष्टमंगला तिथि हम निकालने जा रहे हैं। 183 को 30 से भाग दिया, जो भागफल यानी कोशेंट, यानी भागफल को लब्धि भी कहते हैं कोशेंट और वो भागफल भी कहते हैं और इंग्लिश में कोशेंट कहते हैं, वो 6 आया। ये यूजलेस है, हमारे लिए किसी काम का नहीं है। रिमाइंडर जिसे शेष फल भी कहते हैं वो 3 आया। तो इसका मतलब है जो अष्टमंगला तिथि है वो शुक्ल पक्ष की तृतीय हुई। तो ये अच्छी तिथि नहीं मानी जाती क्योंकि इस समय जो तिथि कमजोर होती है, क्योंकि कोई महत्वपूर्ण योग भी नहीं बना रही है, ये तो ये कम है और योग तो ये बना ही नहीं रही है। और क्योंकि जो चंद्रमा है वो तिथि देना शुरू करता है शुक्ल पक्ष की अष्टमी से लेकर और कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक देता है। तो यह तिथि की उतनी वो नहीं है। मैं अगले प्रश्न पर चलता हूं। इसमें देखिए अष्टमंगला नक्षत्र निकालने के लिए जो अष्टमंगलांक निकाला गया था 183 जो 27 से भाग दिया, तो जो उसका लब्धि यानी भागफल आया वो 6 जो बेकार है, यूजलेस है। देखिए सब आप इसमें स्पष्ट है। और रिमाइंडर आया 21। इसका मतलब ये जो 21वां नक्षत्र होता है वो उत्तराषाढ़ होता है। अब यहाँ देखिए एक बड़ी विचित्र बात आई, जैसे मैंने आपको पिछली कक्षा में बताया था कि वो जो नक्षत्र है जो जातक है, जैसे इसमें जो महिला जातक हुई तो वो जातक के जन्म नक्षत्र से 3, 5, 7 नहीं होना चाहिए। ये जो तारा क्रम है ये, तो इसमें उत्तराषाढ़ है जो कि उनके जन्म नक्षत्र जो उनका रेवती है उससे गणना करने में 22वां आता है। 22वां का मतलब है गुट, 22वां गुट क्यों है, 9 से यदि आप भाग करेंगे तो जो शेष आएगा वो 4 आएगा। 4 का मतलब होता है शेष, शेष का मतलब प्रोस्पेरिटी होता है। तो यानी नक्षत्र शुभ है, इनके जन्म नक्षत्र के सापेक्ष इनका नक्षत्र शुभ, जो अष्टमंगला नक्षत्र है वो शुभ है इनके रेवती के। देखिए मैंने लिखा गुड 22 फ्रॉम हर नक्षत्र रेवती, अब देखिए स्पष्ट लिखा हुआ है इसके अंदर। अब मैं अगले प्रश्न की ओर ले चलता हूं आपको। अब हम राशि जो है अष्टमंगला राशि निकालेंगे। 183 को 12 से भाग दिया, कोशेंट यानी लब्धि यानी भागफल 15 वो बेकार है। देखिए सब लिखा हुआ है, रिमाइंडर 3 आया यानी कि मिथुन राशि हुई। ये क्योंकि आठवीं राशि नहीं है, अशुभ राशि नहीं है, जब इनकी जन्म राशि मिथुन से गणना, माफ कीजिए मीन से गणना करते हैं तो ये चौथी आती है, चौथी सुख होता है। तो ये केंद्र राशि है तो ये अशुभ नहीं है। मैं अगले प्रश्न पे आपको लिए चलता हूं। अब इसमें हम अष्टमंगला ग्रह की गणना करेंगे। तो 183 को 9 से भाग दिया, जो भागफल या लब्धि या कोशेंट आया वो 20 से बेकार है, जो रिमाइंडर आया 3, और 3 का जो अधिष्ठाता ग्रह गुरु होता है मैं पिछली कक्षाओं में आपको बतला चुका हूं। तो प्रिय विद्यार्थियों ये बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कैसे, जरा देखिए, ये जो गुरु है वो उसकी जन्म राशि का भी स्वामी है जो मीन है, और जन्म लग्नी मीन है, दोनों का स्वामी है। तो जो अष्टमंगला ग्रह आया 183 से वो गुरु आया। अब देखिए यदि आप 9 से ना भाग करें, आप 1, 8, 3 को जोड़ दें तो 12 आएगा। 8 और 1, 9 और 3 12, 2 और 1 3, वो 3, वो एक ही चीज आएगा। जब भी मैंने आपसे कहा था कि आप इस बात पे जो है इसको मैंने इसको वो कीजिए, इस पर शोध कीजिए कि अंकों को न्यूमरोलॉजी के क्रम में जोड़े या उसे 9 का भाग देकर शेष फल ले लें उसका, तो वो एक ही होता है। तो अब यदि आप तो थोड़ा सा पहले चले, आप मैं इसको आपको जो उसके जो पिछले पृष्ठों पे ले चलता हूँ।
जब हमने अष्टमंगलांक के विवरण दिया था, तो उस समय जो गुरुवार था उस दिन, तो ये गुरुवार, और आप ये देखिए ये गुरु ही इसमें आ रहा है, आप इसमें ध्यान से देखिए, इसमें जो अष्टमंगलांक आ रहा है, पूर्ण अक्षर यानी कि जो का जो ग्रह आ रहा है वो गुरु आ रहा है। ये देखिए इसमें स्पष्ट है। तो गुरु का जो है उस समय के जो हमने जब गणना की थी उसके वार पे भी आधिपत्य है, तो गुरु में कुछ ना कुछ विशेषता तो आ गई है, विशेषता ही है, विशेषता ही है। अब कैसा है मैं आगे बतलाऊंगा। तो यहां से हमें ये 3 का अंक यानी गुरु जो है हमें मिल जाता है अष्टमंगला पद्धति के अनुसार। अब मैं अगले प्रश्न पे चलता हूँ। इसमें हम प्लेनेट तो हमने कैलकुलेट कर लिया, ये अभी किया था हमने। इस पृष्ठ पे इस अगले पे चलते हैं, तो हम वार की गणना करेंगे। तो अष्टमंगला वार जो है 7 से भाग देंगे, जो कोशेंट आया यानी जो लब्धि आई यानी जो भागफल आया 26 वो बेकार है, जो उसका शेष फल वो एक आया यानी सूर्यवार। उस दिन सूर्य जो अष्टमंगला वार सूर्य था, जबकि वास्तविक वार उस समय गुरुवार था, जैसे हमने अभी कुछ समय पूर्व मैंने आपको बतलाया है। तो अब ये सूर्यवार शुभ क्यों हो जाता है? क्योंकि जो अष्टमंगला नक्षत्र उत्तराषाढ़ का ये ग्रह स्वामी विंशोत्तरी मत से हो जाता है, तो यहाँ पे सूर्यवार जो है इनके कहीं ना कहीं उत्तराषाढ़ नक्षत्र को बलि कर रहे हैं और खुद भी बलि हो रहे हैं। अब मैं इससे अगले अगले उसमें चलता हूं। तो तत्व आता है, तो इस तत्व के लिए हम इस अष्टमंगलांक को 5 से विभाजित करते हैं। तो कोशेंट यानी भागफल यानी लब्धि 36 आई जो बेकार है, शेष फल यानी रिमाइंडर 3 आया, जिसका जो तत्व है अग्नि तत्व, अग्नि तत्व। तो ये यहाँ पे वैसे तो शास्त्रों में तो उसका परिणाम अशुभ लिखा है, लेकिन वो सब संकेत है, मैंने आपको पहले भी बताया था, उन संकेतों को समझना पड़ता है। तो ये आप ये देखिए कि जो बृहस्पति की जो 2 राशियां हैं, मीन जलीय है और धनु आग्नेय है, अग्नि में फायरी साइन है। तो उसकी जन्म लग्न या जन्म नक्षत्र से जब हम देखते हैं तो धनु राशि, धनु राशि वो 10वें घर में पड़ती है। तो यहां पर हमें इस आग्नेय अंग जो तत्व है जो उस समय 183 का ये जो अष्टमंगलांक प्रदर्शित कर रहा है, अभी इसके बारे में विचार करने की आवश्यकता है। प्रिय विद्यार्थियों, देखिए जब मैं उस महिला जातक के लिए अष्टमंगलांक निकाल रहा था, वो विधि बहुत क्लिष्ट है, बहुत जटिल है, और मैं आपको बतलाऊंगा भी नहीं। तो जब मैं निकाल रहा था तो उस समय मेरा सूर्य स्वर का मतलब है जो नाक के नथुनी होते हैं उसमें जो सीधे हाथ वाला नथुना होता है, उसका वो स्वर चल रहा था, जिसे सूर्योदय शास्त्र में अशुभ माना जाता है, लेकिन यह भी संकेत है। अब आइए हम इसकी विवेचना करते हैं। तो जो पिंगला स्वर है, सूर्य स्वर है, उसके अंतर्गत जितनी भी विषम राशियां हैं वो सब आ जाती है। मेष, मिथुन, सिंह, ये सब जितनी विषम है, धनुर भी उसके अंतर्गत आ जाती है। और अष्टमंगला का वार भी सूर्य, नक्षत्र भी सूर्य द्वारा शासित, उत्तराषाढ़, स्वर भी जो है सूर्य। अब ये जो सूर्य है, इसके जो अग्नि तत्व प्रधान जो धनु राशि है वो सूर्य स्वर में आती है, यानी ये धनु राशि को बलि कर रहा है। अब 3 हैं जो गुरु का अंक है।
तो गुरु की जो 3 अंक जो है वो बलि हो रहा। और अब देखिए पुनः इस नंबर पे आइए 183, इसमें जो 8 अंक राहु का है, यानी वर्तमान में उसे समस्या चल रही थी उस समय का जो वर्तमान है, 8 का अंक राहु का होता है, उससे पहले सूर्य है। अब यह देखिए जो लेफ्ट हैंड साइड की डिजिट है जो भूतकाल बताती है, इमीडिएट भूतकाल जो होता है 1 साल पहले तक का, उसमें सूर्य और राहु। अब ये आपको यह समझिए सूर्य और राहु में कंजक्शन है, एक तरह से मान लीजिए ये ग्रहण योग बताता है, यानी वो एक तरह से लगभग जीविकाहीन, क्योंकि वो प्रोजेक्ट ही नहीं था उनके पास। मानसिक रूप से प्रताड़ित चल रही थी, प्रताड़ित मत कहो तो मानसिक रूप से भी अब ये जो सेंट्रल डिजिट है 8 नंबर, इससे अगली जो भविष्यकाल की डिजिट है वो 3 है। तो यहाँ पे राहु और गुरु, इसके जो अधिष्ठात्रक है दोनों डिजिट्स के हैं, 8 के राहु हैं और 3 के गुरु हैं। एक तरह से अगर हम इसको कंजक्शन देखें तो गुरु चंडाल योग बन रहा है, लेकिन गुरु चंडाल योग जो है मैटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी को नहीं रोकता है, ये सिर्फ आपको वैदिक मार्ग में चलने से अवरुद्ध कर देता है, पूजा पाठ को भी नहीं रोकता। अगर पूजा पाठ को रोकता तो दानव तपस्या नहीं करते, जो गुरु चंडाल योग से संपन्न होते हैं वो तपस्या नहीं करते, नहीं रावण को शक्तियां मिलती ना वो तप करता। तो भक्ति में आना नहीं आता है, लेकिन वैदिक दिनचर्या कैसे जी जाए, वैदिक मार्ग में कैसे चला जाए, वो नहीं चलने देता आदमी को। तो आज के परिप्रेक्ष्य में गुरु चंडाल योग इस तरह से महत्वहीन हो जाता। एक लेख गुरु चंडाल योग पर लिखा है, मेरे ब्लॉग वगैरह में, मेरी फेसबुक पर मिल जाएगा आपको, जब आप खोजेंगे। बहुत सराहा गया था ये लेख, जब मैंने लिखा था बहुत सराहा गया था। अब तो ये विषय नहीं है इसका, लेकिन मैं यहाँ ये बताने जा रहा हूं कि ये दोनों अंक किसी तरह की उसकी प्रॉस्पेरिटी को। अब 3 का अंक जो है शुभ अंक है, गुरु का अंक है, तो धनु राशि बली हो रही है। मैंने सब विवेचना कर दी है, धनु राशि बली हो रही थी उस समय सारी, आप देखिए तो मैंने विवेचना कर दी है। इसमें मैंने सूर्योदय शास्त्र भी की भी मैंने सहायता ली, क्योंकि जब भी कोई जटिलता आती है तो सूर्योदय शास्त्र के माध्यम से वो सरल हो जाती है। पर ये सूर्योदय शास्त्र क्या है, ये इस कक्षा का विषय नहीं है, कभी फिर कक्षा लेंगे तो उसके बारे में बताएंगे। तो इन सबको देखते हुए मैंने की, और जो व्यक्ति ने मुझे उस महिला के संदर्भ में बताने को कहा था, मैंने उसको ईमेल कर दिया कि उन्हें शीघ्र ही 1 साल के अंदर, मैंने कहा बहुत बड़ा टाइम है, 1 साल भी बहुत है, जल्दी ही मिल जाएगा प्रोजेक्ट, जल्दी प्रोजेक्ट मिल जाएगा, वो कार्यरत में कार्य में संलग्न हो जाएंगी दोबारा। तो दिसंबर में मैंने बताया था, फरवरी तक मुझे पता उनका मेरे पास वो आ गया था, अब मुझे याद नहीं, कोई पुरानी बात है, लेकिन हाँ इतना मुझे पता, फरवरी तक उनको एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया था उनको। फिर विद्यार्थियों, इस कक्षा में आपने सीखा कि अष्टमंगला जो अष्टमंगलांक जो है उसका कैसा उपयोग किया जाता है, मैंने आपको दिशा निर्देश दिया। ये है वैदिक न्यूमरोलॉजी, जिसका आधार है, जिसका आधार है, हाँ कठिन अवश्य, ये आपको अंकों को, जो अष्टमंगलांक हैं, जो ये 3 अंक हैं, इसको जन्म पत्री से, प्रश्न कुंडली से
सापेक्ष हॉरोस्कोप जो मेरी रिसर्च है, जिसको मैं इक्विवेलेंट हॉरोस्कोप कहता हूं, उससे आपको उससे संबंध बना देता है। मैं जानता हूं कि प्रारंभ में तो आपको कठिन लगेगा, क्योंकि कोई भी चीज अभ्यास से, बिना अभ्यास के कोई चीज नहीं आती है। यहां मैं आपको कुछ निर्देश भी देना चाहूंगा। जब आप किसी भी कक्षा को में उपस्थित होते हैं, और अध्यापक की कक्षा और गुरु की कक्षा, ये दोनों कक्षाएं थोड़ी सी फर्क हो जाती हैं, लेकिन मैं तो ये निर्देशित करूंगा, यदि अध्यापक की भी कक्षा में बैठे हैं तो ठीक ऐसे बैठिए जैसे आप गुरु की कक्षा में बैठते हैं। क्योंकि अध्यापक आपको विद्या देता है, वो विद्या ही आपको गुरु मिल जाती है, गुरु से भगवान मिल जाते हैं। तो अध्यापक का महत्व भी कम नहीं होता। अक्षर ज्ञान तो वही देता है आपको, पर अक्षर में छिपे अर्थ वो गुरु बतलाता है, वो गुरु के सानिध्य से मिलते। तो जब भी आप गुरु के सानिध्य में हो, तो एक बात आप ध्यान रखिए, जो वो बता रहा है उसे सुनिए। लेकिन यदि आपने प्रश्न पूछ लिया विषय समाप्त होने से पूर्व ही, तो ये बतलाता है कि आपने उसे शिक्षक की तरफ बना दिया है। पहले विषय पूर्ण कर लो, उसके बाद अगले विषय पे आओ, और जो गुरु ने बतलाया है उस पर स्वाध्याय करो, मनन करो, चिंतन करो। एक बार ही बतलाया जाता है गुरुमुख से, शिक्षक बार बार बतलाता है, गुरु सिर्फ एक बार बतलाता है। ये आधुनिक तथाकथित गुरुओं को भूल जाओ, जो अपने शिष्यों के आगे, जो गुरु कड़वा बोलता है आपसे, आपको कक्षा से भगा देता है, जो आपका अहंकार तोड़ देता है, वही गुरु वंदनीय है। धन के प्रलोभन गुरु को डिगा नहीं सकता, और यदि आपने उसे प्रलोभन दिया तो फिर वो गुरु नहीं रह गया। अगर वो आ भी गया तो बेकार है आपके लिए, वो आपने उसे सामान्य व्यक्ति कर दिया। तो बिना गुरु के यह विद्या नहीं आती, अंक विद्या भी। यदि आप प्रश्न मार्ग पढ़े, उसमें जिसने प्रश्न मार्ग लिखा है वो कह रहा है, उसमें लिख रहा है कि उसने ये विद्या अपने मुख से सीखी है। तो बिना गुरु के सम्मान किए, बिना गुरु के बताए मार्ग पे चले, गुरु का ज्ञान होता है जिससे आपको मतलब होना चाहिए। ये विद्या से आप फलादेश नहीं कर सकते, नामुमकिन तो नहीं है, असंभव कुछ भी नहीं होता, लेकिन मार्ग में अवरोध अधिक आ जाएंगे, और इतने अवरोध आ जाएंगे कि विद्या का पूर्ण उपयोग नहीं कर पाएंगे। मैं एक उदाहरण देता हूं। कर्ण ने, दानवीर कर्ण, उसने गुरु परशुराम से झूठ बोल के एक विद्या सीखी थी। गुरु ने श्राप दे दिया था कि जब सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो विद्या साथ छोड़ जाएगी। और अंततः हुआ क्या, कर्ण का जो रथ है उसका पहिया कुरुक्षेत्र के युद्ध में फंस गया गड्ढे में, सब भूल गया। ये हमारे जो साहित्य है, वैदिक साहित्य, शास्त्र जो भी है, ये इन घटनाओं के माध्यम से हमें कर्म योग बतलाते हैं।
विद्या सिखाना शिक्षक का काम है, लेकिन जो गुरुमुख से विद्या ग्रहण की जाती है वो जब तक आप धर्म को धारण नहीं करेंगे तब तक नहीं आ सकती, क्योंकि वो धर्म का विषय है, आचरण। ये मैंने मात्र निर्देश दिया है, क्योंकि नवग्रहों में दो गुरु होते हैं, एक बृहस्पति और एक शुक्र। तो जब तक गुरु के प्रति समर्पण भाव नहीं आएगा, हम ग्रहों की आंतरिक व्यवस्था, ग्रहों का द्वारा प्रदर्शित होने वाले जो कर्म योग है उनका आकलन नहीं कर सकते। तो जो ज्योतिष की एक पराकाष्ठा है, जिसे हम कहते हैं कि ज्योतिष दैवज्ञ बन गया है, जो दैव को जानता है, वो तभी आती है। हे विद्यार्थियों, आज की इस कक्षा में इतना ही। परमात्मा शिव एवं जगदम्बा पार्वती आपको खुशहाली दे। नमस्कार।